नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल पाठशाला में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल सिंपल। मैं हूं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर रुद्राक्ष। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां दो सुपर पावर्स एक दूसरे के सामने खड़ी हो, दोनों के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हो कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही दुनिया देख चुकी थी। लोगों को लगा अब शायद दुनिया में शांति आएगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो सबसे पावरफुल देश उभर कर आए, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों पावरफुल थे, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। अमेरिका कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, जबकि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म और सोशलिज्म को। दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी, टेंशन बढ़ने लगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये वॉर कभी ऑफिशियली लड़ी ही नहीं गई। इस वॉर को हिस्ट्री में कहा गया कोल्ड वॉर। और आज की वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा को मूवी स्टाइल में समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद कोल्ड वॉर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। सबसे पहले समझते हैं कि कोल्ड वॉर एक्चुअली क्या था। कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें डायरेक्ट फाइटिंग नहीं हुई, मतलब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कभी एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ी, लेकिन दोनों के बीच पॉलिटिकल टेंशन, मिलिट्री कंपटीशन और न्यूक्लियर रेस चलती रही। इसी वजह से इसे कोल्ड वॉर कहा गया। कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी वजह थी आइडियोलॉजी का डिफरेंस। अमेरिका कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था। कैपिटलिज्म का मतलब है प्राइवेट ओनरशिप और फ्री मार्केट इकोनॉमी। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। कम्युनिज्म का आइडिया था कि रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज पर स्टेट का कंट्रोल हो। इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा राइवल समझने लगे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डेटरेंस। डेटरेंस का सिंपल मतलब है डर के थ्रू वॉर को रोकना। दोनों सुपर पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। अगर एक कंट्री अटैक करती तो दूसरी कंट्री भी न्यूक्लियर अटैक कर सकती थी, और न्यूक्लियर वॉर में दोनों कंट्रीज का डिस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सर्टेन था। इसीलिए दोनों कंट्रीज वॉर स्टार्ट करने से डरते थे। इसी वजह से कोल्ड वॉर कभी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब बात करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया दो मेजर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। पहला था वेस्टर्न ब्लॉक। इसका लीडर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस ब्लॉक में कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक कंट्रीज शामिल थीं। वेस्टर्न अलायंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेटो नाम की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। नेटो का रूल सिंपल था, अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो उसे सभी मेंबर कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। दूसरा ब्लॉक था ईस्टर्न ब्लॉक। इसका लीडर था सोवियत यूनियन। इस ब्लॉक में कम्युनिस्ट कंट्रीज शामिल थीं। इन्होंने अपनी मिलिट्री अलायंस बनाई जिसे वॉर्सो पैक्ट कहा गया। इस तरह से कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया बेसिकली दो कैंप्स में डिवाइड हो गई थी। इस सिचुएशन को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बाइपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, जब यूएसए और यूएसएसआर इतने पावरफुल थे तो उन्हें छोटे कंट्रीज की जरूरत क्यों थी? इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था रिसोर्सेज। छोटे देशों के पास ऑयल और मिनरल्स जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते थे। दूसरा रीजन था टेरिटरी। सुपर पावर्स को मिलिट्री बेसेस और मिसाइल लॉन्चिंग के लिए टेरिटरी चाहिए होती थी। तीसरा रीजन था स्पाइंग। एलाइड कंट्रीज के थ्रू सुपर पावर्स एक दूसरे पर नजर रख सकते थे। चौथा रीजन था इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट। कई छोटे देश मिलकर सुपर पावर्स को फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे सकते थे। कोल्ड वॉर के दौरान कई जगह कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए। इन्हें कोल्ड वॉर अरीनास कहा जाता है। ये वो जगह थी जहां सुपर पावर्स डायरेक्टली नहीं लड़े, लेकिन उनके एलाइज के थ्रू वॉर्स हुए। सबसे फेमस एग्जांपल है कोरियन वॉर। 1950 से 1953 तक कोरिया में वॉर हुई, जिसके बाद कोरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था वियतनाम वॉर। इस वॉर में अमेरिका ने वियतनाम में इंटरवेंशन किया था। कोल्ड वॉर का सबसे डेंजरस मोमेंट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 में सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए। क्यूबा अमेरिका के बहुत पास है। जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो टेंशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब आ गई थी। 13 दिन तक दुनिया की सांसें रुकी हुई थी। फाइनली डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस के थ्रू क्राइसिस को सॉल्व किया गया। कोल्ड वॉर के दौरान एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ,
कई नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज एशिया और अफ्रीका में उभर कर आए। इन कंट्रीज को डर था कि अगर वो किसी एक ब्लॉक में ज्वाइन करेंगे तो उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसलिए इन्होंने एक थर्ड ऑप्शन चूज किया। इस मूवमेंट को नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नैम कहा गया। नैम का बेसिक आइडिया था कि कंट्रीज किसी भी सुपर पावर अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेंगी। नैम के मेन लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, टीटो, नासिर, सुकार्नो और नुक्रुमा। 1961 में बेलग्रेड में पहला नॉन अलाइंड समिट हुआ। इंडिया ने कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो की। इस पॉलिसी से इंडिया को कई बेनिफिट्स मिले। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकता था और जरूरत पड़ने पर दोनों सुपर पावर्स के साथ बैलेंस्ड रिलेशंस मेंटेन कर सकता था। कोल्ड वॉर लगभग 45 साल तक चलता रहा, लेकिन 1980s के एंड में सिचुएशन चेंज होने लगी। ईस्टर्न यूरोप में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गया और 1991 में सोवियत यूनियन ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट हो गया। इसके साथ ही कोल्ड वॉर का एरा भी खत्म हो गया। इस तरह कोल्ड वॉर ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डेकेड्स तक शेप दिया और इसी पीरियड ने मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर की फाउंडेशन रखी। अगर आपको कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ लिया है। सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही अमेजिंग मूवी स्टाइल में और भी चैप्टर लेकर आने वाला हूं मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले।